वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन पॉलिटी में एक अपना टॉपिक फंडामेंटल राइट। ठीक, तो आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पार्ट थर्ड रखा गया है वो बात करता है हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक, तो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रखे गए हैं संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट टू इक्वलिटी की बात करें अगर, तो ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, इसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। तो आइए देखते हैं राइट टू इक्वलिटी क्या होती है। तो इसमें देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 हमारा बोलता है कि जो हमारा मतलब किसी को भी इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है कि मतलब कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब जो भी हमारे जो पहले से लॉ बने हुए हैं उसी लॉ के अनुसार सभी को इक्वल सज़ा देना है। ठीक, इक्वल पनिश देना है। तो यानी कि वो होता है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो मतलब जैसे किसी को अगर सज़ा मिल रही है तो उसे हमें जो हमारे पहले से लॉ बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग सज़ा देना है। ये नहीं कि किसी को मतलब सज़ा दी गई है और उसे हम क्या करें, एक नया लॉ लाकर उसकी अगर सज़ा जो पहले से नियम बना है उसमें 4 साल है, लॉ बना है उसमें 4 साल है, तो तुम नया लॉ पास करा के पार्लियामेंट में लाओ और उसे उसकी सज़ा बढ़ाकर 5 साल कर दो, तो ये नहीं हो सकता है। ये तो हो जाएगा अनइक्वलिटी हो जाएगी। ठीक, अंडर आर्टिकल 14 के। तो ये बात करता है आर्टिकल 14। ठीक, तो आर्टिकल 14 इसी के बारे में बात करता है। तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ, ये आर्टिकल 15 बात करता है कि किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। और अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 बात करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, जॉब की बात कर लें। ठीक, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात करता है आर्टिकल 16। फिर हम बात करते हैं अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें तो ये अंडर आर्टिकल 17 बात करता है। फिर अबोलिशन ऑफ टाइटल, जो एंशियंट टाइम में जो बड़े बड़े राजाओं को टाइटल दिए जाते हैं तो वो हम टाइटल का यूज नहीं करना है। ठीक, जैसे आर्टिकल 18 हो गए, उसमें हम जो अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न हो गए, पद्मश्री हो गए, पद्म भूषण हो गए, ये सारे अवार्ड दिए जा सकते हैं, लेकिन हम उनमें टाइटल का यूज नहीं कर सकते हैं। अवार्ड जो है टाइटल से डिफरेंट है। तो आर्टिकल 18 इसके बारे में बात करता है कि कोई भी अब हाई फाई टाइटल का यूज ना करे जिससे सोसाइटी में क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न हो। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बात की जाती है। तो अगर आर्टिकल 19, तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये बात करता है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 इसके बारे में बात करता है कि हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एसोसिएशन संघ बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी जो हमारी बातें हैं। असेंबली मतलब सभा सभा मतलब जो हमारी कोई मीटिंग है उसे भी हम कंडक्ट करा सकते हैं। रेजिडेंस कहीं भी रह सकते हैं, ये रहने की फ्रीडम है। कोई भी प्रोफेशन करने की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, ये अंडर आर्टिकल 19 है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अगर हम किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड पाए जाते हैं तो हमें क्या, अगर हम किसी ऑफेंस, हमने कोई गलती की है उसके लिए हम कन्विक्टेड पाए गए हैं, तो अगर हम कन्विक्टेड पाए गए हैं तो हमें उससे कैसे बचना है, तो उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 20 में कि प्रोटेक्शन क्या क्या होनी चाहिए अगर कोई किसी केस में कन्विक्टेड पाया गया है। ठीक, ये याद रखना है अभी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21। तो के एस पुत्ता स्वामी केस आया था 2017 में, तो इसमें बात की गई थी राइट टू प्राइवेसी के बारे में। ठीक, कि जब कोई जो मनुष्य है वो अगर पैदा होता है उसी समय से उसकी प्राइवेसी उसका राइट हो जाता है। ठीक, तो ये इसके बारे में बात की हुई, कहाँ बात की गई, तो ये अंडर आर्टिकल 21 बात की गई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। फिर प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर कोई अरेस्ट कर लिया गया है या पकड़ लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है
इन सर्टेन केसेस में, किसी केसेस में। तो ये आर्टिकल 12 बात करता है कि उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। अब यहीं पर हमें 22 बात करता है, सॉरी 22 बात करता है। देखो यहाँ पर आर्टिकल 22 बात करता है कि जब कोई मन पे जो पर्सन है वो अरेस्ट कर लिया गया है या डिटेन कर लिया गया है, तब प्रोटेक्शन क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या उसके पास बचाव के साधन है, ठीक। और यहाँ पर बात की गई थी जब कोई पर्सन किसी केस में कन्विक्टेड पाया गया है तो उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है, यानी कि बचाव के उपाय हो सकते हैं। वो एंटी बेल ले सकता है, मतलब किसी जेल जाने से पहले ही बेल ले सकता है, ये आ जाएगा इसमें कन्विक्शन में। और अगर अरेस्ट हो गया, डिटेन हो गया, तो वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेगा, वो इसमें बताया गया आर्टिकल 22 में। राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A स्टेटेड दैट, क्या बोल रहा है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 से लेकर 14 ईयर तक। जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो सभी बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। ये ऐसा मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20A में। राइट टू लाइफ भी बात करता है, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लाइवलीहुड, ये सब आर्टिकल 21 बात करता है, ठीक। कि अगर कोई भूखा न सोए, लाइवलीहुड उसके पास होना चाहिए, ये सब आर्टिकल 21 बात करता है। क्योंकि इसका एक्सपेंशन केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट करता रहता है, क्योंकि जो हमारा वो होता है एक्सप्रेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, वो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। वो हमेशा जब केस आते हैं तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसकी डायमेंशन बढ़ती ही जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई हमारा किसी के साथ क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, किसी का गलत यूज़ करता है, तो क्या होगा। तो आर्टिकल 23 और 24 में इसके बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 23 में बात की किसके बारे में बात की गई है, तो प्रोहिबिट करता है आप द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन का ट्रैफिकिंग होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे किसी गलत जगह में ह्यूमन को ले जाया जाता है। एंड फोर्स लेबर या बाउंड्री लेबर के बारे में कहाँ बात की है, तो आर्टिकल 23 में बात की है कि किसी को भी फोर्स लेबर अलाउ नहीं है, कोई भी फोर्स लेबर नहीं करा सकता। अगर ऐसा करता है तो उससे लॉ के अकॉर्डिंग क्या जो पनिश किया जाएगा, ठीक। अब आर्टिकल 24 की बात करें तो ये बात करता है, प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन एनी फैक्ट्री और कंपनीज etc, ठीक। तो आर्टिकल 24 इसके बारे में बात करता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो जिसकी एज जो है बिलो 14 हो, तो वो किसी भी कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, ठीक। वो बाउंड्री लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसे हम चाइल्ड लेबर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 24 के बारे में इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ रिलीजन। तो मतलब किसी को भी फ्रीडम है अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने की, ठीक, वर्शिप करने की, ठीक, मानने की। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अपने विवेक से और अपनी बुद्धि के पूर्वक फ्री होकर राइट टू प्रोफेस कर सकता है, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है, आगे लेकर जा सकता है। वंस रिलीजन बिलीव, और एक रिलीजन में भी बिलीव कर सकता है या एक से अधिक रिलीजन में भी बिलीव कर सकता है। तो फ्रीडम ये बात करता है आर्टिकल 25। देखो यहाँ पर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आर्टिकल 25 से 28 तक बात करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26 बात करता है कि जो रिलीजियस रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो अफेयर हैं वो कैसे मैनेज किया जाएंगे, तो वो उसके लिए भी फ्रीडम दी गई है। वो आर्टिकल 26 में इसके बारे में बात की गई है। तो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, अगर किसी रिलीजन को क्या प्रमोट करने के लिए हम उसमें टैक्स लगा रहे हैं, तो ये अंडर आर्टिकल 27 इसमें बात की गई है कि अगर कोई भी किसी रिलीजन के ऊपर टैक्स लगा रहा है और उसको प्रमोट करने के लिए, तो ये इलीगल है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे पनिश किया जाएगा। तो ये 27 के बारे में बात की जाएगी। कोई भी किसी रिलीजन पर टैक्स लगाकर उसे प्रमोट नहीं कर सकता। ये हक ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है कि वो टैक्स जनता से लेगी, लेकिन वो रिलीजियस बेस पर नहीं लेगी, वो जनता से टैक्स लेगी और जनता को सर्विस प्रोवाइड कराएगी, जैसा कि सिस्टम चल रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजन्स, ठीक, इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और ये बात करते हैं आर्टिकल 28 में। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई
इंस्टीट्यूशन है तो उसमें जो है रिलीजन के नाम पर कोई गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर वो किसी धर्म को लेकर वहाँ पर जो वहाँ पर स्टूडेंट हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने के लिए कुछ सिखाया जा रहा है या कुछ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री होनी चाहिए कि किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए वहाँ पर। तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक, अब मतलब फ्रीडम है अटेंडेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस वर्शिप, कोई भी किसी भी रिलीजन पर विश्वास कर सकता है इन द सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये आर्टिकल 28 बात करता है, ठीक। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात की गई है किसमें, आर्टिकल 29 में कि क्या उनके रिलीजन है, क्या धर्म है, क्या बोली है, क्या भाषा है, ये सब प्रोटेक्ट करने की बात की गई है उनकी कल्चर को अंडर आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज क्या है, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की माइनॉरिटी के राइट क्या हैं और वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को और उसे एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर, ठीक। तो ये बात करता है आर्टिकल 30। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बात करता है 29 एंड 30, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ तो इम्पोर्टेंट दिया गया है नोट, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट द अंडर है किसके, इन द आर्टिकल 19 में इसके बारे में भी मेंशन है, एंड आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंड अंडर आर्टिकल 352। क्या बात करता है आर्टिकल 352, बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, यानी कि जब भी कंट्री में अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 मतलब कोई भी अगर किसी केस या किसी ऑफेंस में संलिप्त पाया जाता है, ठीक, इंक्लूडेड पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये बात करता था आर्टिकल 20, मतलब कोई भी अगर किसी को कोई भी किसी ऑफेंस में क्या मतलब संलिप्त पाया जाता है तो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को, ठीक, अकॉर्डिंग टू द लीगल वे, ठीक, लीगल वे जो भी लीगल वे हो। और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, ऐसा नहीं कि नेशनल इमरजेंसी लगी है और वहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो डंडे की बारिश कर रहे हैं और किसी व्यक्ति की जान चली जाए तो ये राइट टू लाइफ का हनन होगा, किसी भी सस्पेंड नहीं होगा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये होता है। तो आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, तो राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19 का अंडर आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट एफ, ठीक, वाज रिपेल किया गया था, कब रिप्लेस किया गया था इसे, 44 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1978 में, तब इसे क्या किया गया था, रिप्लेस किया गया था। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1978 में, 1978 में, ठीक, वाज मेड अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A, इसे क्या किया गया अंडर आर्टिकल 300A, इसे एक लीगल राइट बना दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या होती हैं, तो मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है कौन, आर्टिकल 33। देखो यहाँ पर राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, कोई भी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, ठीक, अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 बात करता है कि कोई भी मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में यदि उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन किया जाता है तो ये वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आर्टिकल 32 को, ठीक, एंड 226 जो हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। रिट ऑफ हैबीज कॉर्पस मंडाम्यूस प्रोविजन सरसरी एंड कोवारेंटो कैन बी इशूड फॉर दिस, तो अगर कोई फंडामेंटल राइट का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकते हैं। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो ये जो जुरिडिक्शन है किसी और भी कोर्ट को दे सकती है, बस ये पावर ओनली पार्लियामेंट के पास है, नॉट सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक। तो ये कहाँ है
अच्छा, कौन कौन सी रिट्स होती हैं? रिट्स होती हैं हैबीज कॉर्पस, मंडामूस, ठीक, ये हो गया। फिर प्रोविज़न हो गया, सरसरी हो गया, सरसरेरी हो गया, ठीक, और ये हो गया कोवारेंटो। तो 5 हैं हमारी। तो रिट्स टाइप ऑफ रिट्स होती हैं, इनका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। देखो यहाँ पर है रिट है हैबीज कॉर्पस, मीनिंग क्या है? यू में हैव द बॉडी, यानी कि तो यहाँ पर है टू, देखो यहाँ पर है इंटेंडेड। पर्पज क्या है इसका? तो पर्पज है टू रीच अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, यानी कि अनलॉफुली मतलब गलत तरीके से अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है, वेदर इन प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी, या तो उसे क्या प्रिजन के जेल में रखा गया है या तो प्राइवेट कस्टडी में रखा गया है, तो उसे रिलीज़ करना होगा। तो ये बात करता है कि यू में हैव द बॉडी, मतलब क्या करना है, जो पर्सन कस्टडी में है, डिटेन कर के रखा हुआ या प्राइवेट कस्टडी में है, उसे क्या करना, रिलीज़ करना पड़ेगा। यदि हैबीज कॉर्पस रिट्स जारी होती है तब। इसके लिए हैबीज कॉर्पस जो रिट्स होती है जारी की जाती है कि अगर कोई पर्सन गलत तरीके से अनलॉफुली तरीके से डिटेन करके रखा गया है या कस्टडी में रखा गया है, तो ये हैबीज कॉर्पस जारी की जा सकती है। मंडामूस कब जारी की जाएगी? मंडामूस जारी की जाएगी वी कमांड, तो ये जारी की जाएगी तब टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़। ये कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसे सिक्योर क्या करना है, सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ बाई लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि कोई लोअर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है कोई या पब्लिक अथॉरिटी है, वो सही से काम नहीं कर रही है, तो क्या कर सकता है, मंडामूस जो रिट से जारी की जा सकती है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है कि हाँ तुम अपना काम सही से करो। ये कोर्ट जारी कर सकता है मंडामूस रिट्स, ठीक। अब सरसरी क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, ये होता है टू कॉज द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाई एनी इन्फेरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि कोई भी किसी भी कोर्ट ने जो क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मानो छोटा है, तो क्या हुआ, जैसे किसी भी कोर्ट ने अपनी जुरिडिक्शन एरिया से बाहर कोई फैसला क्या किया है, जारी कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कोई भी ट्रिब्यूनल हो सकता है या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, तो अगर ऐसा कोई लॉ या डिसीजन रिलीज़ कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने जुरिडिक्शन एरिया में ले लेगा और उस पर फैसला सुनाएगा। तो ये तब ये टू बी सर्टिफाइड, यानी सर्टिफाइड मतलब ट्रू होना चाहिए, जो भी डिसीजन होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। फिर प्रोहिबिट करता है, किसके ऊपर प्रोहिबिट करता है? तो प्रोहिबिट करता है एन इन्फीरियर कोर्ट, किसी भी इन्फीरियर कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो उसका सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जुरिडिक्शन एरिया में आता है उसे लोअर कोर्ट, तो इन्फीरियर कोर्ट बोलते हैं। फ्रॉम कंटिन्यू द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुरिडिक्शन ऑफ ट्राई, मतलब ऐसा कि जो उसके जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आ रहा है किसी और कोर्ट के, तो वो क्या करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने हाथ में ले लेगा और उस पर क्या करेगा, अपना डिसीजन देगा। तो द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, मतलब अगर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है तो उसे स्टॉप करने के लिए प्रोविज़न लाया जाता, ये वाला लाया जाता है। और यहाँ पर क्या बात है, इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी कोई ऐसा, यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या क्या गया कोई जुडिशियल अथॉरिटी है, अगर उसने कोई लॉ पास कर दिया है उसके बाद में ये तो भी सर्टिफाइड करेंगे और उसे सही करेंगे, तो ये सरसरी लिस्ट जारी की जाती है किसी भी कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट के द्वारा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी किया नहीं गया है, वो जुरिडिक्शन ये से बाहर गए हैं और उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप कर दिया कि ऐसा ना करें, ठीक। तो ऐसा एक्ट ना करें, तो ये हमारा होता है प्रोविज़न, ये प्रोविज़न रिट्स जारी की जाती है यहाँ पर। फिर कोवारंटो कब जारी की जाती है? टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट इंटाइटल्ड, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो जैसे कोई पर्सन है, यहाँ पर ये कोवारंटो क्यों जारी किया जाता है, मतलब कोई पब्लिक ऑफिसर है वो क्या है अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, तो जो कोर्ट होगा वो कोवारंटो रिट्स जारी करेगा और उससे क्या करेगा,
ढंग से काम करने के लिए फोर्स करेगा। तो ये हो गया व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, वहीं पर अपने जुरिडिक्शन एरिया में काम करो और ढंग से काम करो। इसके बारे में ये रिट्स जारी की जाती है, को वारंटो रिट्स। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।